दोस्तों आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा खास होने वाली है, तो आपसे गुजारिश है कि वीडियो आपने पूरी ज़रूर देखनी है। क्योंकि जो लोग ये बोलते हैं ना कि पोलैंड के अंदर रिफ्यूज़ल आती है, भाई पोलैंड में वीज़ा नहीं लगता, यहाँ अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही है, तो मैं आपको इस वीडियो के अंदर पूरा खुलासा करूँगा कि रिफ्यूज़ल क्यों आती है। और जो भाई इससे कन्फ्यूज़न फिर भी रखता हो, ठीक है, तो वो मेरे से एक बारी बात कर ले, तो मैं आपको ये प्रूफ भी कर दूंगा कि पोलैंड के अंदर वीज़े भाई लगते हैं। दिखाऊंगा आपको मैं वीज़ा, ठीक है, अपने रिसेंट क्लाइंट्स के आपको वीज़ा मैं दिखाऊंगा ज़रूर, जो बंदा कॉल बनाएगा सिर्फ उसके साथ में। तो वीडियो को अपने लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, चैनल को शेयर करना है किसी मेरे भाई के साथ में जो पोलैंड की रिफ्यूज़ल के बारे में टेंशन ले रहा हो, या जिसने पोलैंड का प्रोसेस स्टार्ट कर रखा हो और उसको नहीं मालूम, और मेरे एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स जिनको नहीं पता, और वो भी इस वीडियो को काइंडली ध्यान से देखें। इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों मेरे साथ में कॉल बनाने का लिंक, पर्सनली बात करने का, या फिर कोई केस या वर्क परमिट के बारे में डिस्कस करने के लिए आप मेरे साथ कॉल बना सकते हैं। कमेंट सेक्शन में जाएंगे, सबसे ऊपर वाला टॉप का कमेंट मेरा ही मिलेगा, क्लिक करेंगे, दिन सेलेक्ट करके गूगल मीटिंग ऐप पर आप मेरे साथ में कॉल शेड्यूल कर पाएंगे अपने दिए हुए टाइम और डेट के ऊपर दोस्तों। इसके अलावा अगर आप मेरे चैनल की मेंबरशिप लेंगे तो उससे आप एक इनडायरेक्टली अपने भाई को बहुत सपोर्ट करेंगे लकी सब्सक्राइबर के प्रोग्राम के अंदर, जिसमें हम 3-6 महीने के अंदर एक अप करके कोई भी सब्सक्राइबर को पिकअप करके एक पूरा वर्क वीज़े का प्रोसेस एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट करके देते हैं, करके देते रहेंगे आगे। आप अगर मेरे चैनल पे नहीं हैं तो आप पीछे जाके वीडियो को स्क्रॉल कीजिए, आपको मालूम पड़ेगा कि मैंने ये काम पहले किया भी हुआ। दोस्तों शेंगन कंट्रीज़ के अंदर मोस्ट कॉमन रिफ्यूज़ल का जो रीज़न होता है वो ये होता है कि आपका जो इंटेंडेड स्टे है शेंगन कंट्री के अंदर या टेरिटरी के अंदर जिसमें आपने अप्लाई किया कंट्री में, वो जस्टिफाइड नहीं है। उसका कोई और इसके अलावा कोई और रीज़न देती ही नहीं शेंगन कंट्रीज़ आज की डेट के अंदर। बहुत ही रेयर केस के अंदर जो है कोई ना कोई दूसरा रीज़न आपको मिल जाएगा। अब ये क्यों मिलता है इसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, अगर आप पोलैंड या किसी भी और कंट्री के लिए अप्लाई कर रहे हो, छोटी छोटी चीज़ों का आपने बहुत ध्यान रखना है। पहली चीज़, आपकी PCC जो होती है, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, वो आपका 6 महीने तक ही वैलिड होता है, ठीक है, और आपने वो तब इशू करवाना, आपने इशू करवाते रहना है, क्योंकि देखो पोलैंड की जो अपॉइंटमेंट है ना वो अप्रॉक्सीमेटली 7-8 महीने के अंदर मिलती है। अगर आप अप्लाई कर रहे हो गल्फ कंट्री से, इंडिया से, तो एज़ पर करंट टाइम फ्रेम जो मेरे क्लाइंट्स को भी मिली है उसमें 7-8 महीने का टाइम लग गया। ये उन कैंडिडेट्स के लिए भी इन्फॉर्मेशन यूज़फुल हो सकती है जिन्होंने मेरे साथ में अप्लाई कर रखा है, तो भाई आपको अपॉइंटमेंट इतने टाइम के बाद में ही मिलेगी, ये जल्दी भी मिल सकती है एज़ पर करंट न्यू रूल्स। तो बात करेंगे कि इसके अंदर PCC की जो मैं बोल रहा था, PCC आप अभी बनवा लें अगर जिन्होंने अप्लाई कर रखा है, या फिर PCC आपने जिन्हों का रिफ्यूज़ल आ चुका है, PCC हो सकता है कि आपने मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर से अपोस्टल ना करवा रखी हो, जो होता है ना इंडिया के अंदर MFA, उससे आपने पीछे एक स्टैंप ना लगवाई हो, उससे भी आपका रिफ्यूज़ल का कारण होता है। क्योंकि सबसे पहले वो बैग देते हैं, उसकी PCC बैग के पीछे अपना जो है वो, अगर उसके ग्रीन कलर की जो रिसिप्ट है वो नहीं लगी, वो एक स्टैंप नहीं लगी, तो इसका मतलब है कि वो नल एंड वाइड है, वो उसमें गिनी जाएगी, वो आपको वीज़ा नहीं देंगे। और इसके अलावा अगर आपके पास में PCC की ट्रांसलेशन नहीं है तो भी ये एक रिफ्यूज़ल का कारण गिना जा सकता है दोस्तों। क्योंकि देखो PCC आप अगर पोलैंड में अप्लाई कर रहे हो तो ये बहुत ज़रूरी है कि उनकी रीजनल लैंग्वेज यानी कि पोलिश के अंदर आपकी जो डॉक्यूमेंट्स हैं, मोस्टली डॉक्यूमेंट्स आपके ट्रांसलेशन में होने चाहिए। देखो जब आपको वर्क परमिट मिलता है भाई, आपको पता होगा जो वर्क परमिट्स मैंने दिखाए हैं या जो मेरे कैंडिडेट्स हैं उनके पास में वर्क परमिट गए हैं, तो आपने ये देखा होगा जो हमारे एम्प्लॉयर्स हैं वो वर्क परमिट को लाजमी जो है उसके अंदर इंग्लिश और पॉलिश के अंदर जो भी ट्रांसलेशन है वो बराबर करके देते हैं। जो सरकारी पेपर होता है वो तो ऑब्वियसली सारा पॉलिश में होता है, जो वर्क एग्रीमेंट्स होते हैं उसके अंदर पॉलिश कम इंग्लिश दोनों भाषाओं में जो उसमें पूरा जो डॉक्यूमेंट होता है वो होता है, और आपको बाकी के डॉक्यूमेंट्स भी इस तरह से अरेंज करने होते हैं। इसके अलावा आपका एक ट्रैवल इंश्योरेंस होता है दोस्तों, शेंगन ट्रैवल इंश्योरेंस, और आपका वो बहुत ही मैंडेटरी होता है, वो आपको चाहिए होगा। जिनको इस बारे में नहीं पता तो ट्रैवल इंश्योरेंस आप अपने आप भी कर सकते हैं, और आप चाहें तो उसके लिए किसी भी अपने कंसल्टेंट की मदद ले सकते हैं। तो ट्रैवल इंश्योरेंस हो गया। इसके बाद दोस्तों आपको क्या करना पड़ेगा, आपकी फ़्लाइट टिकट्स। अब वो बोलते हैं कंफर्म फ़्लाइट टिकट्स होनी चाहिए आपकी। कंफर्म से मतलब ये नहीं है कि आपने पैसे देकर जो है पूरी बुक कर ली, करने को कर सकते हो आप, फ्लेक्सिबल टिकट बुक कर सकते हो। अगर आपके पास पैसे हैं तो फ्लेक्सिबल टिकट आप बुक कर लो, आपकी 1-1.5 लाख रुपए की टिकट आ जाएगी रिटर्न जर्नी, तो आप वो बुक करके अपने पास में ऑलरेडी रख लो। अगर आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया तो आप रिफ़ंड करके पूरी कॉस्ट वापस ले सकते हो उसकी। अदर दैन दैट आप कतर जैसी एयरलाइन के साथ में होल्ड बुकिंग तब बनाइए जब आपकी अपॉइंटमेंट आपको मिल गई है, और 3-4 दिन पहले आप उसको बुक कर सकते हैं। क्योंकि क्या होता है कि जब आप सबमिशन करेंगे तो वो PNR जो है आपका सिर्फ हफ्ते तक मेरे ख्याल से वैलिड रहेगा, उसके बाद में वो बुकिंग डिलीट हो जाती है, वो कुछ छोटा सा अमाउंट देके होल्ड बुकिंग बन जाती है, वो आपको चाहिए। अब डमी टिकट की बात करते हैं। डमी टिकट ना लगाना, डमी टिकट इज़ कंसिडर्ड काइंड ऑफ फेक।
तो मैं आपको रिकमेंड नहीं करता। ये भी एक दोस्तों बहुत बड़ा कारण है जिसके ऊपर आपका जो वीज़ा का रिफ्यूज़ल आया था कि लोग इंश्योरेंस या फिर इसमें मिस्टेक कर देते हैं, नहीं लगाते हैं, डमी टिकट पैसे बचाने के चक्कर में लगा देते हैं। तो ये मत करना, ठीक है। बाकी जिसका रिफ्यूज़ल का रीज़न ये है, उसके पीछे वजह ये भी हो सकती है कि आपके जो एम्प्लॉयमेंट के डॉक्यूमेंट्स हैं वो पूरी तरह से आपको या तो टेस्ट होके नहीं मिले या कंपनी के डॉक्यूमेंट से आपको अधूरे मिले हैं। जैसे कि कंपनी का KRS और पेसेल नंबर जस्टिफाई करने वाली पूरी एक अलग से बैलेंस स्टेटमेंट होती है और कंपनी की प्रोफाइल होती है, उसके पेपर्स आपको ज़रूर मिलने चाहिए। अगर वो नहीं मिले हैं तो एम्प्लॉयर से डिमांड कीजिए या माइग्रेशन एजेंसी से आप रिक्वेस्ट कीजिए, वो आपको देना ऑब्लिगेटरी है, क्योंकि वो नहीं देंगे तो फिर आपको वीज़ा नहीं मिलेगा। दूसरी बात कि इसके अंदर आपका एकोमोडेशन का प्रूफ होना चाहिए, एटलीस्ट गारंटी लेटर तो होना चाहिए एकोमोडेशन के लिए, एम्प्लॉयर के साइन होने चाहिए, स्टैंप होना चाहिए कंपनी का, इन्वाइटर और ब्रोकर कंपनी का, दोनों का, ठीक है। जो भी है आपका डायरेक्ट एम्प्लॉयर है या फिर जैसा भी है वो होना चाहिए आपका। अब इसके अलावा ऑलमोस्ट हर पेज पे एम्प्लॉयर की स्टैंप और सील होनी चाहिए, लेटर ऑफ इंटेंट होना चाहिए, एम्प्लॉयर को ये पता होना चाहिए कि आपको कब हायर करना है, कब आपको जॉब ऑफर कर रहा है, उसके ऊपर लिखा होना चाहिए प्रॉपर, हर चीज़ क्लियर और जस्टिफाइड होनी चाहिए, स्टैंप प्रॉपर तरीके से होनी चाहिए। फिर बता रहा हूँ, ये छोटी छोटी चीज़ों की वजह से आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है, आपको पता नहीं लगता। जब आप फाइल बनाते हो ना तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी होती हैं। अगर इसमें से कोई भी चीज़ मिस होती है या इसके अलावा अगर आपकी SOP वगैरह, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस जिसे हम बोलते हैं, कवर लेटर अच्छे से नहीं बनाया, वो भी चीज़ें जस्टिफाइड कन्विंसिंग नहीं लगा, वो आपका रिफ्यूज़ल का एक बहुत बड़ा रीज़न बनता है दोस्तों। इसके अलावा मेन कारण अब आपको बताता हूँ मैं यहाँ पर। मेन कारण, कई भाई जाते हैं एम्बेसी के अंदर, ऐसे ही चले जाते हैं, ठीक है, बिना एक्साइटमेंट में चले जाते हैं कि भाई ये सोच के कि चलो यार ईमेल आ गई, वीज़ा लग जाएगा। नहीं भाई, ईमेल आने का मतलब है आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया गया है, एम्बेसी के अंदर बुलाएंगे वो, अगर नहीं बुलाया तो इंटरव्यू। अब देखो, अब क्या होता है, कई बार मैं मान सकता हूँ कि कई बार जो वीज़ा ऑफिसर होते हैं ना, वो थोड़े से चिड़े होते हैं ऑलरेडी, तो आपको उनको थोड़ा प्रेजेंटेबल लुक के साथ में स्माइल देनी पड़ेगी, है ना। एक अच्छी सी स्माइल दो, कॉन्फिडेंटली उनके आंखों में आंख डाल के बात करो, है ना। उनको बोलो जाके गुड मॉर्निंग, है ना, गुड मॉर्निंग, इंग्लिश में अच्छे से बात करो, गुड मॉर्निंग बोलो अपने बारे में। वो नहीं जो पूछ रहे उनको थोड़ा सा हाउ आर यू ऐसे करके, एक ये कॉमन सेंस है दोस्तों। आपको वीज़ा चाहिए तो ये कॉमन सेंस है, अगर आप ये करेंगे छोटा सा तो इसमें आपको कुछ घिस नहीं जाएगा। तो ये आप करेंगे तो आपका अगले का मन करेगा बात करने का, उस आपको ना देख कर कि हाँ यार ये बंदा पढ़ा लिखा है थोड़ा सा ना, इसको मतलब इंग्लिश भी बोलनी आती है, तो हमारी कंट्री के लिए अच्छा है, चलो कोई बात नहीं, इसकी मैं थोड़ी सी एक बारी फाइल देख लेता हूँ। कई भाई जाते हैं, सो के उठ के चले जाते हैं, टी-शर्टें पहन के चले जाएंगे यार। उन्होंने देख के आपको पहले ही जज कर लेना है कि यार आप सिर्फ़ और सिर्फ बस आपको मतलब है वीज़ा लेने से, है ना। कोई उनका हाल चाल कुछ नहीं पूछना, आपको सीधा वो फाइल भी आपकी नहीं देखेंगे, पहले ही बोल देंगे ठीक है भाई पासपोर्ट जमा करवा दो, आपके हाथ में 10 दिन बाद 5 हफ्ते दिन बाद आपको रिफ्यूज़ल लेटर पकड़ा देंगे, जो लो जी आपका वीज़ा नहीं लगा, ठीक है। कभी भी आपको इंस्टेंटली वो यहाँ पे नहीं बताएंगे। तो आपका पासपोर्ट लेने का मतलब भी ये नहीं हुआ कि एक टाइम से, ये मतलब हम मानते हैं कि हो सकता है इसमें पॉजिटिव भी है, लेकिन कुछ कह नहीं सकते। पासपोर्ट ले लिया तो इटसेल्फ ये भी नहीं कह सकते कि उसमें आपको वीज़ा उन्होंने देना ही है, पर हाँ हम पॉसिबिलिटी के हिसाब से चलते हैं कि यार चलो पासपोर्ट ले लिया, हो सकता है कि एनालिसिस करें और वीज़ा भी आपको मिल जाए, ठीक है। बाकी ये मेन रीज़न्स थे कुछ। इसके अलावा दोस्तों कुछ मिस हो गया हो तो कमेंट में ज़रूर बताना, मैं कमेंट का ज़रूर रिप्लाई करता हूँ, आपने देखा ही है, और रेलेवेंट कमेंट का तो मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा, ठीक है। बाकी कॉल बनाने का लिंक आपको नीचे मिलेगा, कमेंट्स के अंदर पिन कर दिया, सबसे पहले वाला कमेंट मेरा ही है, क्लिक करोगे दिन सेलेक्ट करके गूगल मीटिंग ऐप पर कॉल बना पाओगे। वीडियो को शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा जिनका रिफ्यूज़ल आया या जो पोलैंड में अप्लाई कर रहे हैं, और आप जो है सब्सक्राइब कर सकते हो चैनल को इस तरह के कंटेंट के लिए, और लाइक कर सकते हो वीडियो को, उससे मोटिवेशन मिलती है दोस्तों, वीडियो ज़्यादा स्प्रेड होता है तो ज़्यादा लोगों तक पहुंचता है। तो इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा मिलता हूं आपको फिर किसी और शानदार कंटेंट में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अपने भाई को दुआ में याद रखिए। बाय बाय।